कि हम देखेंगे देश का सर्वाधिक विकास कौन कर रहा है, कौन सी पार्टी है जो हर तरह से विकास लेके चल रही है। वह बेशक प्रतिनिधित्व मांगता है, बेशक अपनी हिस्सेदारी मांगता है, बेशक अपनी साझेदारी मांगता है। बार बार क्वेश्चन 400 पार का और 80 का पार कर का, इसको हम स्पष्ट नहीं कर सकते कि इतना सीट आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। मैं हूं आशुतोष। हम पहुंच चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। इस समय हम हैं सर्व विद्या की राजधानी कहे जाने वाले काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बिरला हॉस्टल में, जहां हम छात्रों से बात करेंगे कि आगामी चुनाव में वो जब वोट देने जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे। उसके साथ ही हम बता दें, विश्वविद्यालय का इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर भारत के विकास में विश्वविद्यालय का एक अहम योगदान रहा है। और यहाँ पे छात्र भी बैठे हैं, शाम का समय, तो छात्र किन्हीं मुद्दों पर चर्चा करें। रिसर्च स्कॉलर है, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव जो ये हो रहा है, ये किस चीज़ों को लेकर जब वोट देने जाएंगे तो आपके जहन में क्या होगा। जी, क्या नाम है आपका? मैं सत्यम सिंह, मैं यूजी बीकॉम कर रहा हूँ विश्वविद्यालय से, दूसरे वर्ष का छात्र हूँ। और हमारे मुद्दे ये रहेंगे कि हम देखेंगे देश का सर्वाधिक विकास कौन कर रहा है, कौन सी पार्टी है जो हर तरह से विकास लेके चल रही है, ना कि एक किसी मुद्दे को लेकर के अपना वोट बैंक बना के अपने वोट बैंक को सेव करके चल रही है। हम लोग देखेंगे कि कौन सी जो देश हित में जो पार्टी कार्य कर रही है, हम उसको वोट देंगे। ये देश हित में। और क्या कहेंगे, जिस तरह का भाजपा कह रही है 80 में 80, 400, ऐसा कुछ होगा? वो देखिए, वो 80 में 80 और 400 में, अरे 400 पार, ये चीज़ें भविष्य के गर्क में है। ये चीज़ें मतदान जब 4 जून को मतदान की पेटियां खुलेंगी तो उससे पता चल जाएगा कि भाजपा 80 में 80 ला रही है, 400 पार कर रही है। ये चीज़ें भविष्य के गर्क में। चुनावी माहौल तो ठीक चल रहा है उसके हिसाब से, लेकिन अभी जो हम लोग बैठे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बिरला छात्रावास में, यहाँ से पूर्वांचल की राजनीति निर्धारित की गई है कई बार इतिहास में। और यहाँ से विश्वविद्यालय से कई छात्र नेता सदन में गए हैं। और वर्तमान की परिप्रेक्ष्य में मैं छात्र राजनीति जो गर्त में जा रहा है, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि सभी पार्टियों को, छात्र नेताओं को आगे लाना चाहिए। और वर्तमान परिस्थिति में किसी भी पार्टी का नेता छात्र नेताओं को तवज्जो नहीं देते हैं। ये सबसे गलत बात है। आज के समय में सबसे ज़्यादा देश में छात्र हैं, और छात्र ही सदन में जब प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, उनकी आवाज़ को कौन उठाएगा। आपका कहना है जो एक परिवारवाद है वो कटेगा और छात्र संघ को होना चाहिए। बिल्कुल, छात्र संघ होना चाहिए। और छात्र संघ राजनीति की नर्सरी कही जाती है, और यहाँ से निकलने वाला छात्र नेता ही सही मुद्दों को, आवाज़ को उठा सकता है, ना कि किसी जाति और वंशवाद से निकला हुआ व्यक्ति जाके सदन में जनता के मुद्दों को उठा सकता है। एक बात को ऐड करना चाहूँगा कि बड़े भाई ने कहा कि छात्र संघ नर्सरी है, तो एक कहावत भी है कि जहाँ छात्र संघ नहीं होता वहाँ लीडर नहीं लोडर पैदा होते हैं। कि आज फलाना नेताजी के साथ फोटो खिंचवा लिया, आज फलाना। तो छात्र संघ हम लोग को सिखाता है कि हम लोग को असली मुद्दों के लिए लड़ाई करनी चाहिए। छात्र संघ संघर्ष करना सिखाता है, युवाओं को ये बताता है कि आप देश का नेतृत्व कर सकते हैं। तो छात्र संघ बहुत जरूरी है, जो कि इस विश्वविद्यालय परिसर में लगभग 2 दशकों से ज्यादा समय से छात्र संघ नहीं है। जी बिल्कुल, हमारे पास ऐसे छात्र नेता भी मौजूद हैं जो लगातार छात्र संघ की मांग को लेकर प्रदर्शन करते जा रहे हैं और विरोध कर रहे हैं, छात्र संघ की मांग कर रहे हैं। देश के युवा तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा, और जब युवा की बात आप कर रहे हैं तो युवा बेशक प्रतिनिधित्व मांगता है, बेशक अपनी हिस्सेदारी मांगता है, बेशक अपनी साझेदारी मांगता है। तो मुझे लगता है कि इसकी पहल, इसकी वकालत जो दलें करेंगे उसके साथ युवा जाएंगे। जी, और नई शिक्षा नीति आई तो उसका कितना प्रभाव पड़ा शिक्षा पर? आप लोग छात्र हैं, क्या लगता है? नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई, लेकिन उसे लागू भी किया गया। पूर्णतः अभी लागू नहीं किया जा सका है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई तो बनाई गई और लागू भी किया गया, जो जहां तक अभी तक संभव हो सका। लेकिन उसकी व्यवस्थाएं हमें लगता है विश्वविद्यालय नहीं कर पा रहा है। जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो पुरानी व्यवस्थाएं थी, उसी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सुचारू रूप से चला सकना हमें नहीं लगता है कि कहाँ तक संभव है। क्या लग रहा है आगामी चुनाव को लेकर, किस तरह का रुख है जनता का, क्या लग रहा है आपको? नहीं, आगामी चुनाव को लेकर के हम यही कहेंगे कि जो है, अभी तक तो हमें जहां तक स्थिति दिख रही है एनडीए के पक्ष में दिख रही है। जी, थोड़ा पूर्वांचल से आप जुड़े हैं, लगातार आप छात्र नेता होने जाते हैं, तो क्या लग रहा है पूर्वांचल का क्या हाल है? जो बीजेपी 80 में 80 करी वो होगी? अब देखिए, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी 80 में 80 कह रही है, तो मैं ये तो नहीं कह पाऊँगा कि 80 में 80 रहेंगी, पर परिणाम अच्छे रहेंगे। और मुझे लगता है कि इस बार एनडीए की सरकार भी बनेगी, और उसमें कोई शक भी नहीं है। मतलब कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। देखिए, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे जो चीज़ें हैं तो हैं ही, पर मुझे लगता है कि स्थानीय स्तर पर भी कुछ चीज़ों को देखना चाहिए। और इसलिए देखना चाहिए
कि मुझे लगता है कि जब गांव सुधरेगा तो देश सुधरेगा, जब गांव समृद्ध होगा तो राष्ट्र समृद्ध होगा। और कहीं कहीं मैं किसी एक दल पे नहीं, मैं सभी दलों पे कह रहा हूं कि कहीं कहीं दलें प्रत्याशियों का अनावश्यक थोप रही हैं, जिससे कि वहाँ के मतदाता वहाँ रुष्ट हो जा रहे हैं। तो मतदाताओं का रुष्ट होना कहीं ना कहीं परिणाम में कुछ परिवर्तन करेगा, परिणाम में कुछ बदलाव लाएगा। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाएगी, लेकिन 80 मतलब विरोध है, लेकिन ये जो विरोध है वो वोट में तब्दील नहीं हो पाएगा। और लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। इस सरकार में हम लोग तो छात्र संघ से जुड़े हैं, पहले छात्र हैं, उसके बाद छात्र नेता हैं, और छात्रों से ही छात्र नेता होते हैं। यूपी कॉलेज पूर्वांचल का राजनीति का अखाड़ा भी कहा जाता है, जहाँ से कई चंद्रशेखर जैसे व्यक्ति यहाँ से प्रधानमंत्री भी बन के गए हैं। लेकिन आज के समय में जो मुद्दा है, ये भाजपा भारतीय जनता पार्टी छात्र संघ को एकदम गर्त में डालना चाहती है, एकदम गर्त में डाल दी है। हम लोग जब से छात्र संघ चुनाव लड़े, उसके बाद से छात्र संघ को बंद कर देना यूपी बिहार में, ये बहुत बड़ा प्रभाव है कि छात्र नेताओं को ख़त्म कर देना। छात्र संघ एक राजनीति का पहला स्टेज है, और ये छात्र नेता अगर सदन तक जाएंगे तो कहीं ना कहीं अपने स्कूल कॉलेज, अपनी ज़मीनी स्तर पे गांव की बातें, मतलब ज़मीनी स्तर का जो भी प्रभाव है, ज़मीनी स्तर का जो भी कमियां हैं, वो सदन तक जाएगी। बिल्कुल। जी, हम बात करें, आप युवा हैं, युवा आपसे मिले तो युवाओं का रुख क्या है? इस चुनाव में क्या होगा? कुछ परिवर्तन होगा? परिवर्तन विरोध है छात्र संघ का, लेकिन ये तो आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाएगी, पूर्ण बहुमत में आएगी। जो आपने बार बार क्वेश्चन 400 पार का और 80 का पार करेगा, इसको हम स्पष्ट नहीं कर सकते कि इतना सीट आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विरोध यही है, युवा विरोध है, छात्र संघ का भी विरोध है कि छात्र संघ को रोजगार तो पहला मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, और बेरोजगारी के साथ साथ ये छात्र संघ को भी एकदम गर्त में डालना चाहते हैं, ताकि यहाँ से छात्र नेता अगर नहीं पैदा होंगे तो सदन तक आवाज़ कहाँ जाएगी? ज़मीनी स्तर की आवाज़, गाँव की आवाज़। किस चीज़ को लेकर युवाओं के जहन में ये चीज़ चल रही है कि जो रोजगार के मुद्दा पे जो सरकार है वो पूरी तरह से विफल हो चुकी है। युवाओं को बहलाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है राष्ट्रवाद के नाम पे, राम के नाम पे। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मुद्दा पे उनको चुनाव लड़ना चाहिए, और जो युवा हैं उनको साथ में लेकर चलना चाहिए। युवाओं के बारे में सोचना चाहिए, छात्र संघ को ध्यान में रखकर चलना चाहिए। कॉलेज में, विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से लोग समझते हैं, और ये नर्सरी है तो इसको होना ज़रूरी है, और इसको सरकार में ध्यान में रखना चाहिए। सरकार को इसको सरकार जो पूरा है बरगला रही है, युवाओं को दबा रही है। सर देखिए, जो सबसे पहली बात है कि आप नीचे से लेके ऊपर तक जाएंगे तो उसमें आप देखिए कि जो मतलब पोजीशंस हैं, जो पद हैं, वहाँ पे कौन बैठा है? बड़े लोग, बुजुर्ग लोग। अनुभव होना जरूरी है, लेकिन यदि आप युवा को जब तक स्थान नहीं देंगे तो कैसे अपना प्रदर्शन दिखाएगा? वो अपनी कला को कैसे प्रदर्शित करेगा समाज के सामने? तो क्या लग रहा है कि हम बात कर रहे हैं कि हम 23वीं सेंचुरी में आ गए हैं, और क्या अभी भी जातिवाद, क्षेत्रवाद के रूप में राजनीति हो रही है हमारे देश में? जी बिल्कुल हो रही है। मैं स्पष्ट रूप से किसी का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन हर जगह हमें देखने को मिलता है, और हर समाज में देखने को मिलता है। हिंदू हैं तो हिंदू में जो है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसकी राजनीति चलती है। उसके बाद मुस्लिमों में राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति चलती है, और इसको जो है कि जरिया बना के अपना वोट बैंक की राजनीति की जाती है। चलिए, अगर हम बात करें जो वर्तमान सरकार है, अगर आपको उसको नंबर देना होगा 10 में, तो कितना सरकार देंगे, कितना नंबर देंगे केंद्र सरकार को? स्पष्ट रूप से तो सर मैं नहीं बता सकता, लेकिन जैसे अगर 10 में दिया जाए तो उसमें मैं देखूंगा रेलवे देखूंगा, पानी देखूंगा, रोड देखूंगा, जिसका आनंद राहुल गांधी जी भी लेते हैं। तो उसमें कई सारी चीज़ें, और 10 में से कम 7 नंबर तो दे सकते हैं। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया है 400 का पार, तो इस बार भी एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार अब इस देश में ला रही है। और रही बात श्री अखिलेश यादव की, तो वो पहले आजमगढ़ सदर से वो वहाँ से सांसद थे, लेकिन अब वहाँ की जनता जान चुकी है कि वहाँ उनको वोट मिलने वाला नहीं है। इसलिए वो वहाँ से भाग के जाके कन्नौज में जाके नामांकन किए, क्योंकि उनको पता था कि अब यहाँ की जनता देख रही है कि विकास कुछ नहीं हुआ है। आज तक 5 साल में उन्होंने एक बार भी झांकने नहीं आया कि जनता न तो अच्छी सड़क है, न तो अच्छे परिवहन है, न तो अच्छी रेलवे की सुविधा वहाँ पे है। तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी को पता चल गया कि अब जनता जाग उठी है। भाजपा जो कि 10 वर्षों से इतनी अच्छी कार्य कर रही है, उसकी कार्य आपको दिख रहा है। अच्छे जितने भी हाईवे हैं सब भाजपा ने बनाया है, अच्छे रेलवे, अच्छे परिवहन जितने भी हैं सब भाजपा सरकार में बनी है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 400 का पार नारा दिया है, तो
मैं 80 का बात कर रहा था। 80 ये जो तो दो यूपी में बड़े नेता लड़ रहे हैं, उनका क्या होगा? 80 तो पार है ही है। उत्तर प्रदेश में 80 पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है एनडीए। पूर्ण रूप से तो नहीं कर पाई है, लेकिन थोड़ा बहुत हो सका है। थोड़ी बहुत उसमें कमियां रही हैं। हमें लगता है कि आने वाले अगर सरकार बनी दोबारा तो सुधार लेगी। ग्रामीण क्षेत्र का क्या हाल है? आप लोग विभिन्न जगहों से आते हैं, तो वहाँ क्या लग रहा है? ग्रामीण स्तर पे थोड़ी दिक्कतें, अग्निवीर की समस्या हाँ, अग्निवीर की जो लोगों में समस्या है 4 वर्षों की, क्योंकि लोग वहाँ से पढ़ के तुरंत अपना एक जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत अच्छा मौका पा लेते थे, लेकिन ये लोगों में नाखुश हो गए इस चीज़ को लेके। तो हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में थे और यहाँ के छात्रों से हमने बात किया। सबसे बड़ा मुद्दा छात्रों ने ये उठाया, जो हमारी पहली पाठशाला छात्रों की छात्र संघ होना चाहिए, और उसके बाद रोजगार होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए। इन्हीं मुद्दों पर लेकर छात्र अपना वोट भी देंगे और अपने प्रतिनिधि को भी चुनेंगे। लेकिन 4 जून का वो दिन ये तय करेगा कि दिल्ली के ताज कौन पहनेगा और किसकी सरकार बनेगी। वाराणसी से आशुतोष उपाध्याय, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।